नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 13 जुलाई 2024 है और स्वागत है आपका एटोवेल डिस्कशन में। आज की डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एथिक्स का एग्जाम्पल देख लीजिए। पूजा खेड़कर बहुत ज़्यादा सुर्खियों में हैं, आप सबने इनके बारे में सुन ही लिया होगा। मैं डिटेल से इनकी स्टोरी आपको नहीं बताऊंगा। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से क्या एथिकल डायमेंशंस निकल के आती हैं जो एग्जाम में यूज़ की जा सकती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला आरोप तो देखो इन पे ये लगा, 2023 में ना इनकी 841वीं रैंक आई थी, लेकिन देखो इन्होंने ना फर्जी सर्टिफिकेट्स दिए। ओबीसी कैटेगरी का रिजर्वेशन ये डिजर्व नहीं करती थी। इनके फादर ने इलेक्शन लड़ा, उस इलेक्शन एफिडेविट में 40 करोड़ की प्रॉपर्टी दिखाई गई, और आपको भी पता है 40 करोड़ तो वाइट में, ब्लैक में तो पता नहीं कितने होंगे। लेकिन फिर भी ओबीसी रिजर्वेशन उनको नहीं मिलता है जिनकी एक साल में फैमिली इनकम 8 लाख से ज़्यादा है, यही है ना। लेकिन देखो इन्होंने फिर भी ओबीसी रिजर्वेशन का लाभ उठाया, उससे भी ज़्यादा। चलो ओबीसी रिजर्वेशन का इन्होंने लाभ उठाया। इन्होंने इवन फिजिकली हैंडीकैप वाला सर्टिफिकेट भी बनवाया हुआ था। इन्होंने किसी प्राइवेट क्लिनिक से ऐसा सर्टिफिकेट बनवा लिया कि मैं मेंटली इल हूँ, मुझे ठीक से दिखता नहीं है, और सर्टिफिकेट इन्होंने बनवा लिया। और इन दो सर्टिफिकेट्स के बेसिस पे इन्होंने रैंक हासिल कर ली 841वीं। तो सबसे पहले देखो ये एफर्मेटिव एक्शन की पॉलिसीज का मिसयूज है। वैसे जांच अभी की जा रही है, लेकिन देखो जिस प्रकार से चीज़ें सामने आ रही हैं, प्रथम दृष्टया यही लगता है कि इनके सर्टिफिकेट्स फर्जी हैं। तो ये एफर्मेटिव एक्शन की पॉलिसीज का मिसयूज है बहुत ज़्यादा। ये जो एफर्मेटिव एक्शन की पॉलिसीज है ना, रिजर्वेशन प्रोवाइड करना, ये सरकार ने सोच समझ के उन लोगों के लिए किया था, जैसे SC ST का रिजर्वेशन है, उन लोगों के लिए किया था जिनके साथ में हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। ओबीसी का रिजर्वेशन उनको दिया गया था जो एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड हैं। लेकिन देखो अगर ऐसे लोग रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं तो आप ये सोचिए वो लोग वंचित रह जाते हैं जो वास्तव में डिजर्व करते हैं। समझ गए। दूसरा देखो, जैसे ही इन्होंने सर्विस ज्वाइन की उसके बाद देखो इन्होंने नखरे स्टार्ट कर दिए कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे एक चैम्बर चाहिए। इवन एडिशनल कलेक्टर के चैम्बर पे इन्होंने कब्जा भी कर लिया अनऑथराइज्ड ढंग से। और जब जो जूनियर ऑफिशियल्स थे उनका साथ में विवाद हो गया तो इनके फादर ने इंटरवीन किया और जूनियर ऑफिशियल्स को धमकाया। तो यहाँ पे नेपोटिज्म और अनड्यू इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, पावर का मिसयूज देखने को मिलता है। ये एथिकल वैल्यूज वायलेट होती हैं। समझ गए। पावर एंड प्रिविलेजेस का अब्यूज, सरकार पावर देती है, प्रिविलेजेस देती है ताकि सिविल सर्वेंट्स अपना काम ठीक से कर सके, ना कि उसको एंजॉय करने के लिए। सरकार कभी पावर और प्रिविलेजेस एंजॉय करने के लिए नहीं देती हैं, वो अपनी ड्यूटी ठीक से परफॉर्म करे इसलिए देती हैं। बट इन्होंने तो देखो गैर कानूनी ढंग से अपनी ओडी की जो कार थी उस पर भी लाल बत्ती लगा ली ताकि शो ऑफ किया जा सके। देखो एक सिविल सर्वेंट को ना पब्लिक सर्विस में हाई इंटीग्रिटी स्टैंडर्ड्स को अपहोल्ड करना होता है, लेकिन इन्होंने निराश किया। इन्होंने जो काम किया उससे इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। और सबसे बड़ी बात देखो, जनता का एक सबसे बड़ा सवाल है, पूजा खेड़कर का केस तो सामने आ गया और न जाने कितने ऐसे केसेस हैं जो जनता के सामने नहीं आ पाते। ट्रांसपेरेंसी की कमी है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। इस पूरे केस में क्या हुआ, बल्कि यूपीएससी ने तो चैलेंज किया था कि भाई आपके सर्टिफिकेट सही नहीं है, एम्स में जांच करवाओ। 6 बार वो आई नहीं, लेकिन डीओपीटी ने बोल दिया कि रख लो। यूपीएससी तो इनके खिलाफ कैट में भी चली गई थी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में, और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने भी इनके खिलाफ, पूजा खेड़कर के खिलाफ फैसला दिया। बट डीओपीटी जिसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है वो दोषी है। उनके कहने पे इन्होंने सर्विस को ज्वाइन कर लिया। किसके कहने पे ये किया गया था? अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फेयरनेस आनी चाहिए। लाखों गरीब स्टूडेंट्स हैं जो न जाने क्या क्या सेक्रीफाइस कर देते हैं इस एग्जाम के लिए, क्या बीतती है उन पे जब उन्हें पता लगता है कोई फर्जी ढंग से सर्विस में एंटर कर जाता है। और क्या सिविल सर्वेंट्स दिखाने के लिए, एंजॉय करने के लिए सर्विस ज्वाइन करते हैं? समाज दोषी नहीं है। ऐसी रील्स वायरल होती हैं जिसमें लाल बत्ती के साथ दिखाया जाता है सिविल सर्वेंट की एंट्री होती है। वो सारी रील्स वायरल होती हैं। जब उनको देख के जब सिविल सर्वेंट बनेंगे तो वो देखो बनने के बाद फिर यही काम करेंगे जो रील्स देख के उन्होंने तैयारी स्टार्ट की थी।
आर्टिकल्स देख लीजिए कौन कौन से आज हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे नॉन सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर्स को डीरेगुलेट करने से संबंधित, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। फिर दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रिया इंडिया रिलेशनशिप से संबंधित, प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रिया की यात्रा पर गए थे। और तीसरा इशू हम डिस्कस करेंगे इंडिया चाइना रिलेशंस। चाइना में ना थर्ड प्लेनम की इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है, बड़े रिफॉर्म्स वहाँ पे आ सकते हैं। एम के नारायणन का आर्टिकल है, आया कल था, कल हम नहीं डिस्कस कर पाए थे। एम के नारायणन पहले सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो आज के समय में अजीत डोवल हैं। यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। 10 जुलाई को ना यूपी में एक बड़ी दुर्घटना हुई, एक डबल डेकर बस और दूध के टैंकर की ना टक्कर हो गई, 18 लोग मारे गए। इस एक्सीडेंट के बाद खुलासा हुआ कि बस का जो इंश्योरेंस था वो एक्सपायर हो गया था, और बस लेन चेंज करती है तो अलार्म बजता है, ये अलार्म ड्रिफ्ट सिस्टम भी ख़राब था, और बस में दूसरे सेफ्टी मेजर्स भी नहीं थे। तो देखो इन सब चीज़ों से ना ये पता लगता है कि रोड सेफ्टी ना सिर्फ एक डायमेंशन से रिलेटेड नहीं है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं रोड सेफ्टी में, जैसे रोड या फिर हाईवे का डिज़ाइन कैसा है, रोड साइड बिजनेसेस हैं या फिर नहीं है, क्योंकि रोड साइड बिजनेसेस हो ना तो काफ़ी भीड़ हो जाती है बिजनेस के सामने, और रोड पे आवाजाही पे फ़र्क पड़ता है। फिर देखो स्पीड कंट्रोल एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बहुत सारी घटनाएं ना स्पीड ज़्यादा होने की वजह से होती है, ओवर स्पीडिंग की वजह से होती है। विजिबिलिटी एक फैक्टर है, धुंध में घटनाएं होती हैं। लेकिन देखो आप कह सकते हो ये रोड एक्सीडेंट्स भी ना एक प्रकार से ना साइलेंट एपिडेमिक है। 2022 में ना 1.71 लाख लोग मारे गए रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। टोटल रोड एक्सीडेंट्स हुए थे 4,46,000। इतने ज़्यादा लोग मारे जाते हैं रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। और ये जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए ना, रोड डिज़ाइन, सबसे इंपॉर्टेंट ओवर स्पीडिंग ही है। अगर ओवर स्पीडिंग पे किसी ना किसी प्रकार से सरकार कंट्रोल कर लेना, बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है। और अभी ना सरकार के पास लोग नहीं है चालान काटने के लिए, इसलिए जैसे ऑटोमेटिक चालान कट जाते हैं, कैमरास लगे होते हैं हाईवेज पे, इनसे ना बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आते हैं। बट पता नहीं क्यों ये सिर्फ कुछ ही हाईवेज पे देखने को मिलते हैं, और ज़्यादातर हाईवेज पे ये रोड कैमरास नहीं देखने को मिलते हैं, जो कि देखो स्पीड को चेक करें और चालान अपने आप मैसेज आ जाए। जहाँ जहाँ ये लगे हैं, अच्छा रिजल्ट सामने आए हैं, तो सरकार को देखो सभी जगहों पे ना ये रोड कैमरास इंस्टॉल करने चाहिए। स्टाफ की जो संख्या है ना वो इंक्रीज करनी चाहिए, सही डेटा सरकार के पास होना चाहिए, तो इनसे ना बहुत लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो ये छोटा सा आर्टिकल था, हमने डिस्कस कर लिया। अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, हमारे देश में वो फर्टिलाइजर्स जिन पे सरकार सब्सिडी नहीं देती है, यानी नॉन सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर्स, उनको डीरेगुलेट करने से संबंधित है। डिटेल से जानेंगे क्या इशू है, क्या रिपरकशंस हैं। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बेसिक्स की बात पहले करते हैं। देखो किसान ना अपने खेतों में फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं पैदावार इंक्रीज करने के लिए। सबसे ज़्यादा यूज़ किसान करते हैं यूरिया का। लेकिन देखो दिक्कत ये है, वैसे यूरिया का मार्केट रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन किसान उतना रेट अफोर्ड नहीं कर पाते। इस वजह से ना सरकार किसानों को ना यूरिया पे सब्सिडी देती है। क्वेश्चन उठता है, क्या डायरेक्ट सब्सिडी देती है? मतलब क्या सरकार डायरेक्ट किसानों को पैसे दे देती है कि थोड़े से पैसे हम दे रहे हैं, आप इसका यूरिया परचेज कर लो? नो, सरकार ना कंपनीज को बोलती है, वो कंपनीज जो यूरिया मैन्युफैक्चर करते हैं ना, उनको बोलती है कि आप किसानों को यूरिया सस्ता बेचिए, बदले में आपने जो कम पैसे में यूरिया किसान को बेचा है वो कंपनसेशन हम आपको दे देंगे। समझ गए? मतलब सरकार उनसे पूछती है आपको यूरिया मैन्युफैक्चर करने में कितना कॉस्ट आया और कितना कम में आपने किसानों को बेचा। जो गैप है और थोड़ा उनका प्रॉफिट मान के उतना पैसा सरकार यूरिया मैन्युफैक्चरर्स को दे देती है। तो ये हमने बात की सब्सिडी ऑन यूरिया। अब इसके अलावा देखो और भी बहुत सारे फर्टिलाइजर्स होते हैं, नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स, जैसे डीएपी है, एमओपी है। इन पे सरकार सब्सिडी नहीं देती है। सरकार कहती है किसानों को ये आप अपने आप परचेज कर लो यार। लेकिन हुआ क्या, जब यूक्रेन और रशिया के बीच में वार स्टार्ट हुआ ना, तो इनके दाम ना बहुत ज़्यादा बढ़ गए
तो सरकार ने ना इवन नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स को ना कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, इनके प्राइस सरकार ने फिक्स करना स्टार्ट कर दिया। बट अब सरकार ये चाहती है, ये पूरा मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया, अब सरकार ये चाहती है जो ये नॉन सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर्स है ना, जिन पे सरकार सब्सिडी नहीं देती है, जैसे डीएपी, एमओपी, जिनको सरकार ने कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था यूक्रेन वार के बाद, अब सरकार उनको फिर से डी कंट्रोल करना चाहती है। आप पूछोगे सर डी कंट्रोल का क्या मतलब है? डी कंट्रोल का मतलब है सब कुछ इन फर्टिलाइजर्स के जो दाम है ना, वो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से ऊपर नीचे जाएंगे। अगर मार्केट में डिमांड है तो दाम बढ़ेंगे, अगर सप्लाई ज्यादा है तो दाम कम होंगे। सरकार नहीं बताएगी कंपनीज को कि आप कितना दाम रखिए, आप कहां पे बेचिए, कहां पे नहीं बेचिए, किसको बेचिए, किसको नहीं बेचिए, सरकार नहीं बताएगी। ये जो नॉन सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर्स हैं, इनको डी कंट्रोल करने के बारे में अब सरकार सोच रही है। 23 जुलाई को बजट आएगा और इस बजट में सरकार फर्टिलाइजर्स के सेक्टर में कुछ मेजर रिफॉर्म्स प्लान कर रही है। पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। नॉन सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर्स को डीरेगुलेट करने का मतलब अब सब कुछ मार्केट ड्रिवन चलेगा, सरकार बीच में इंटरफेयर नहीं करेगी। इससे ना कंपटीशन बढ़ेगा। कैसे कंपटीशन? देखो ऐसे बढ़ेगा क्योंकि डीरेगुलेशन से ना ज़्यादा कंपनीज इस मार्केट में आएंगी, वो भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगी। पहले ना सरकार कंट्रोल करती थी ना, तो कंपनीज कम आती हैं। कंपनीज को लगता है कि यार क्या ही आए इस सेक्टर में, क्योंकि सरकार तो सब कुछ कंट्रोल करती है, सरकार ही बताती है कितने में बेचो, तो फायदा नहीं है। बट अब डी कंट्रोल हो जाएगा तो कंपनीज के पास में थोड़ा मोटिवेशन होगा, इंसेंटिव होगा इस सेक्टर में आने के लिए। इसके बाद ना राइटर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देते हैं। अभी देखो हमारे देश में एक नया फर्टिलाइजर प्रोडक्ट को रजिस्टर करवाना है ना, बहुत स्लो प्रोसेस है, 804 दिन लग जाते हैं। जबकि देखो यूरोपियन यूनियन का कोई कंट्री है, वहां पे नए फर्टिलाइजर को रजिस्टर करवाना हो तो सिर्फ 30 दिनों के अंदर वो रजिस्टर हो जाता है। इतना लेंथी प्रोसेस है हमारे देश में, क्योंकि सब कुछ सरकार कंट्रोल करती थी। इस वजह से ना इनोवेशन नहीं आ पा रही थी। बट अब डी कंट्रोल होगा तो इनोवेशन आएगी। अब नए नए जो मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं वो आएंगे। बट देखो ऐसा नहीं है कि नॉन सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर्स को अगर सरकार डी कंट्रोल करेगी तो सिर्फ फायदे ही होंगे, नुकसान भी होंगे। जैसे देखो जो छोटे छोटे किसान हैं ना, उनको नुकसान होगा क्योंकि नॉन सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर्स हैं वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे। सरकार ने कंट्रोल छोड़ दिया तो ये एक्सपेंसिव हो जाएंगे और छोटे किसान परचेज नहीं कर पाएंगे इनको, बड़े किसान तो फिर भी परचेज कर पाएंगे। इस वजह से देखो छोटे और बड़े किसानों के बीच में जो गैप है ना, वो ज़्यादा बढ़ता जाएगा। इवन देखो स्टेपल क्रॉप्स क्या होती हैं, अगर यूपीएससी पूछ ले व्हाट आर द स्टेपल क्रॉप्स, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्टेपल क्रॉप्स के। जैसे देखो कंसिस्टेंटली कंज्यूम्ड, जैसे राइस है, व्हीट है, इनको देखो मेजर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन के द्वारा ना कंज्यूम किया जाता है लगातार, वाइडली अवेलेबल। लॉन्ग शेल्फ लाइफ व्हीट और राइस, इनकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है, ईजिली अवेलेबल होते हैं और कल्चरली काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सारे किसान इन पर निर्भर करते हैं अपनी जीवन यापन के लिए। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्टेपल क्रॉप्स के। तो ना ये जो एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर्स है ना, ये देखो ज़्यादा यूज़ होंगे स्टेपल क्रॉप्स में। और स्टेपल क्रॉप्स आमतौर पे ना बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होती, इसलिए किसानों को उतना लाभ नहीं होगा जितना सरकार सोच रही है। फिर देखो सरकार एक चीज़ ये बोलती है कि ना नए नए फर्टिलाइजर के जो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में आएंगे। बट देखो एक दिक्कत ये है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में आ जाएंगे ना, तो किसान बल्कि कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा प्रोडक्ट परचेज करें, कौन सा ना करें, कौन से प्रोडक्ट में क्वालिटी है, कौन से प्रोडक्ट एक्सपेंसिव ज़्यादा है, मतलब क्वालिटी के हिसाब से इंफॉर्मेशन की एसिमेट्री हो जाएगी। इसलिए किसानों को ना ढंग से अवेयर करना जरूरी है। तो ये नुकसान हो सकते हैं किसानों को। इसके बाद देखो आर्टिकल में ना कुछ रिकमेंडेशंस भी दी जाती हैं। जैसे सबसे पहली रिकमेंडेशन ये है, सरकार ना नए प्रोडक्ट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए ना कुछ गाइडलाइंस जारी कर दे ताकि जल्दी जल्दी नए प्रोडक्ट्स का ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन हो जाए। अभी ना सरकार एक्सटेंसिव क्वालिटी चेक करती है, बहुत बड़े स्केल पे क्वालिटी टेस्ट करती है। इसी वजह से जैसा हमने डिस्कस किया 804 दिन लग जाते हैं। बट सरकार ना कुछ बेसिक गाइडलाइंस जारी कर दे कि जो भी फर्टिलाइजर मार्केट में आ रहा है उसमें कितना मिनिमम कंटेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, मैक्सिमम लिमिट कितनी हो सकती है हैवी मेटल्स और दूसरे कंटामिनेंट्स की। तो ये बेसिक कुछ गाइडलाइंस सरकार जारी कर देगी ना,
तो फिर जल्दी नए प्रोडक्ट्स को अप्रूवल मिल जाएगा, ऑटोमेटिक उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आज के समय में ना बहुत सारे एडवांस कंट्रीज में ना यही अप्रोच फॉलो की जाती है, इसी वजह से वहां पे नए फर्टिलाइजर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो जल्दी मार्केट में आ जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, सरकार ने ना अक्टूबर 2015 में वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स के कॉमर्शलाइजेशन के लिए ना कुछ गाइडलाइंस जारी की थी। सरकार ने ये बोला था वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स मतलब वो फर्टिलाइजर्स जो 100% पानी में घुल जाते हैं और जिनको ड्रिप इरिगेशन या फिर स्प्रेइंग की सहायता से फसलों को दिया जा सकता है। तो इसके लिए ना सरकार ने मिनिमम क्वालिफिकेशन रख दी थी कि इन वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स में कम से कम 30% कंटेंट न्यूट्रिएंट वाला होना चाहिए, 25% प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जैसे NPK। मैक्सिमम लिमिट रख दी गई थी कंटामिनेंट्स की, जैसे लेड, कैडमियम, आर्सेनिक, टोटल क्लोराइड, सोडियम, इनकी मैक्सिमम लिमिट कितनी हो सकती है। तो ये गाइडलाइंस रखने के बाद में सरकार ने ये बोला था अगर देखो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स ये सारी कंडीशंस को फुलफिल करती हैं ना, तो फिर कंपनीज को ना लेंथी प्रोसेस से गुजरने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ अथॉरिटीज़ को 30 दिन पहले बताओ कि हमने ये वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर बनाया है, फिर 30 दिन पहले अथॉरिटीज़ को बताओ और फिर आप उसको बेचना स्टार्ट कर दो, बजाय इसके कि जो लेंथी प्रोसेस है, नया प्रोडक्ट हमने बनाया है उसका एक्सटेंसिव क्वालिटी चेक, वो सब करने की जरूरत नहीं है अगर ये मिनिमम जो कंडीशंस हैं फुलफिल होती है तो। वैसे देखो अगर यूपीएससी वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स के बारे में क्वेश्चन पूछ ले तो इसके भी काफ़ी सारे फायदे होते हैं, जैसे इंप्रूव्ड न्यूट्रिएंट अपटेक। देखो जो ट्रेडिशनल देसी मेथड है ना फर्टिलाइजर्स प्लांट्स को देने का, उससे ना सिर्फ 30 से 40% तक फर्टिलाइजर्स का अपटेक होता है प्लांट्स के द्वारा, यानी प्लांट्स सिर्फ 30 से 40% तक फर्टिलाइजर्स ले पाते हैं। बट वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स अगर प्लांट्स को दिए जाते हैं ना तो 90% तक न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ले लेते हैं प्लांट्स। वेस्टेज कम होता है मतलब वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स का। और वैसे भी मान लीजिए देसी मेथड से फर्टिलाइजर्स दिए प्लांट को तो ना जैसे बारिश आ गई सारा का सारा फर्टिलाइजर उड़ जाएगा। बट ना ये जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स है ना ये टारगेटेड ढंग से दिए जा सकते हैं बिना वेस्टेज के। थोड़ा थोड़ा करके जैसे पानी दिया जाएगा तो प्लांट्स जो हैं वो पानी धीरे धीरे कंज्यूम करते रहेंगे, साथ के साथ फर्टिलाइजर्स भी आते रहेंगे। तो इन्वायरमेंट पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट कम पड़ता है, हर तरह के फायदे हैं, कॉस्ट भी कम आती है, एफिशिएंसी ज़्यादा है। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो जो ये वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स है ना ये हाई वैल्यू क्रॉप्स के लिए ज़्यादा सूटेबल हैं, जैसे फ्रूट्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए। ऐसा देखो इसलिए जो ये हाई वैल्यू क्रॉप्स होती है ना, जैसे फ्रूट्स हैं, मान लीजिए अंगूर हैं। अब देखो अंगूर को उगाते हैं तो अलग रेशो में फर्टिलाइजर चाहिए, जब अंगूर पक रहा होता है तब अलग रेशो में पर्टिकुलर फर्टिलाइजर चाहिए। तो ना वाटर सोल्यूबल जो फर्टिलाइजर होते हैं ना वो फ्रूट की डेवलपमेंट के हिसाब से दिए जा सकते हैं, किस स्टेज में अभी फ्रूट हैं, तो ज़्यादा सूटेबल होते हैं ये हाई वैल्यू क्रॉप्स के लिए। बट कुछ चैलेंजेस भी हैं वाटर सोल्यूबल मॉडल के साथ में, हायर कॉस्ट, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं एज कंपेरिजन टू ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर्स, तो इस वजह से कम किसान इन्हें अडोप्ट कर पाते हैं। दूसरी दिक्कत है मिक्सिंग एंड एप्लीकेशन स्कीम। देखो जो लिक्विड फर्टिलाइजर्स हैं वो तो प्री डिजोल्ड आते हैं, कंपनी उनको डिजोल्व करके ही देती है। बट जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स है ना आमतौर पे इनको ना क्रिस्टल फॉर्म में बेचा जाता है, तो फार्मर्स को ना खुद मिक्स करना पड़ता है प्लांट्स को ये वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर देने से पहले। तो ना किसानों को दिक्कत आती है कि एक्स्ट्रा स्टेप बढ़ जाता है, उनकी मेहनत बढ़ जाती है और कई बार वो सही रेशो में ऐड भी नहीं कर पाते हैं, तो ये चैलेंज है। लास्ट में एक चैलेंज और भी बताया गया है, अभी जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स की गाइडलाइंस है ना सरकार की, वो देखो सिर्फ नॉन सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर्स के लिए है जिन पे सरकार सब्सिडी नहीं देती है, जैसे DAP है, MOP है। यूरिया के लिए ये वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स की गाइडलाइंस नहीं है। मतलब कि सरकार जो बोलती है ना कि अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती है तो 30 दिनों के अंदर अंदर आप इनको बेचना स्टार्ट कर दो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर को, ये सिर्फ देखो नॉन सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर के लिए है, ये यूरिया के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो देखो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया फर्टिलाइजर से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इंडिया ऑस्ट्रिया रिलेशंस से संबंधित है। आप सिलेबस में GS पेपर 2 के इस टॉपिक से और इवन देखो GS पेपर 1 में
पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं वो वर्ल्ड हिस्ट्री में भी यूज हो सकते हैं। सबसे पहले ना आप यूरोप में ऑस्ट्रिया की लोकेशन देखिए। लोकेशन ऑस्ट्रिया की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है। स्विट्जरलैंड की तरह ये भी देखो यूरोप के बीचों बीच पड़ता है। एक्चुअली हुआ क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वार में ना ये जो देश थे ना ऑस्ट्रिया, ये नाजी कंट्रोल में आ गया था। मतलब जर्मनी के कंट्रोल में आ गया था ऑस्ट्रिया सेकेंड वर्ल्ड वार में, जो कि 39 से 45 के बीच में चला। लेकिन जर्मनी जब हार गया ना, तो देखो जो एलाइज थे ना, एलाई कंट्रीज जिसमें यूएस, यूके, फ्रांस और सोवियत यूनियन, इन 4 देशों ने ना कब्जा कर लिया ऑस्ट्रिया के ऊपर और ऑस्ट्रिया को बांट दिया। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझने के लिए, इतने पार्ट पे कब्जा कर लिया यूएस ने, फिर थोड़ा और पार्ट ले लिया फ्रांस ने, थोड़ा और पार्ट ले लिया यूके ने, और बचा हुआ पार्ट ले लिया सोवियत यूनियन ने। ऑस्ट्रिया को 4 पार्ट्स में बांट दिया और चारों देश ये ऑस्ट्रिया के छोटे छोटे पार्ट पे कंट्रोल करने लगे। शुरू में कंट्रोल इसलिए इस्टेब्लिश किया गया था, जर्मनी हार चुका था, नाजी फिर से ना खड़ा हो जाएं यहां पर, और ऑस्ट्रिया को जो नुकसान पहुंचा है सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान, ऑस्ट्रिया को फिर से बिल्ड किया जा सके, यहां पे स्टेबिलिटी लाई जा सके। इस उद्देश्य के साथ इन चारों एलाइज कंट्रीज ने ऑस्ट्रिया को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके अपना अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया था। बट ऑस्ट्रिया देखो आज़ादी चाहता था। वो चाहता था कि भैया अब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो चुका है, अब आप यहां से चले जाइए, अब हम आप खुद से हमको गवर्न करने दीजिए। लेकिन ये देश मानने को तैयार नहीं थे, खास करके सोवियत यूनियन इसलिए मानने को तैयार नहीं था क्योंकि ना उस समय कोल्ड वार स्टार्ट हो गया था। कोल्ड वार स्टार्ट हो चुका था और यूएसए एक तरफ, यूएसएसआर दूसरी तरफ, दोनों के बीच में ना एक रेस थी ज्यादा से ज्यादा देशों को अपने इन्फ्लुएंस में लाने की। तो ऑस्ट्रिया की तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। सोवियत यूनियन को यह डर था कि यार हम अगर ऑस्ट्रिया को छोड़ के चले गए तो ये देश जो है ना ये नाटो में शामिल हो जाएगा, और नाटो में शामिल हो जाएगा तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि ऑस्ट्रिया की लोकेशन उस समय ऐसी थी, एक साइड था वेस्टर्न ब्लॉक मतलब नाटो वाले देश, और दूसरी साइड था ईस्ट ब्लॉक यूएसएसआर वाले देश। ये सिचुएशन थी। ऑस्ट्रिया की लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, बीचों बीच था। तो सोवियत यूनियन छोड़ने को तैयार नहीं था ऑस्ट्रिया को, उसको डर था कि ये नाटो में शामिल हो जाएगा। लेकिन ना एक ट्रीटी के लिए नेगोशिएशन स्टार्ट हुआ। ऑस्ट्रिया ने एक प्रपोजल रखा कि भैया हम ना न्यूट्रल रहेंगे, हम ना नाटो में शामिल होंगे वेस्टर्न ब्लॉक का जो है, और ना ही हम वार्सा पैक्ट में शामिल होंगे, वार्सा पैक्ट का हिस्सा बनेंगे, जो कि यूएसएसआर के दोस्तों का एक पैक्ट था, एक ऑर्गेनाइजेशन थी। लेकिन सोवियत यूनियन को ना शक था ऑस्ट्रिया पे कि ये प्रपोजल रख तो रहा है, हमें ना इन पे भरोसा नहीं है। तो उस समय देखो नेहरू का रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस समय ना ऑस्ट्रिया ने नेहरू से संपर्क किया था। नेहरू का कद उस समय काफी ज्यादा बड़ा था और नेहरू ने अभी अभी देश को आजाद करवाया था। नैम के नॉन अलाइन मूवमेंट के फाउंडर थे नेहरू। तो ऑस्ट्रिया ने ना नेहरू को बोला कि आप हमारा जो प्रपोजल है ना वो सोवियत यूनियन तक पहुंचाइए, उन्हें विश्वास दिलाइए कि हम न्यूट्रल रहेंगे, हम ना नाटो में शामिल होंगे ना वार्सा पैक्ट का हिस्सा बनेंगे। तो नेहरू ने ना सोवियत यूनियन में उस समय इंडिया के जो एम्बेसडर थे ना उनके थ्रू ये प्रपोजल पहुंचाया सोवियत यूनियन को, और सोवियत यूनियन देखो आखिरकार कन्विंस हो गया, और जो बातचीत रुक गई थी उसको नेहरू ने फिर से स्टार्ट करवाया था, और 1955 में आखिरकार ऑस्ट्रिया आजाद हो गया। ये चारों देश छोड़कर चले गए ऑस्ट्रिया को, क्योंकि उस समय ऑस्ट्रिया ने एक स्टेट ट्रीटी साइन की थी, गारंटी दी थी कि भैया हम न्यूट्रल रहेंगे, तभी ये चारों देश छोड़ के गए थे ऑस्ट्रिया को। और तब से लेके अभी तक 1955 से लेके अभी तक ऑस्ट्रिया जो है वो पूरी तरह से न्यूट्रल कंट्री है। न्यूट्रल कंट्री मतलब वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन देखो ऑस्ट्रिया के आजाद होने के बाद नेहरू पहले फॉरेन लीडर थे जिन्होंने ऑस्ट्रिया की यात्रा की थी। बाद में ऑस्ट्रिया के एक चांसलर ने बोला भी ये कि नेहरू का जो रोल था ऑस्ट्रिया को आजाद करवाने में, ऑस्ट्रिया को न्यूट्रल बनाने में, वो हमेशा याद रखा जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा ऑस्ट्रिया की न्यूट्रलिटी के बारे में बताऊं। देखो आपने एक चीज नोटिस की होगी, जरूर नोटिस की होगी, बहुत सारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है ना वो 2 देशों में हैं, जैसे WHO है, रेड क्रॉस है,
बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर दो देशों में है, एक ऑस्ट्रिया में और दूसरा स्विट्जरलैंड में। ऐसा देखो इसलिए क्योंकि ये दोनों देश जो है ना वो न्यूट्रल कंट्री हैं, ये ना रशिया की साइड है ना यूएस की साइड है, इसलिए बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर इन दो देशों में हैं। कभी भी देखना, अगर आपको थोड़ा डाउट आए ना कि कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ऑप्शन में स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रिया हो, तो थोड़ा आप ज्यादा वेटेज दे सकते हो इन दो देशों को, क्योंकि ये न्यूट्रल कंट्री हैं। आज देखो वो ईस्टर्न ब्लॉक तो है नहीं, क्योंकि वार्सा पैक्ट डिसोल्व हो गया था यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद में, और ये जो देश हैं, ये लातविया, लिथुआनिया, ये तो अब बल्कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट हैं, नाटो का पार्ट हैं, तो अब पहले जैसी सिचुएशन नहीं है। लेकिन बावजूद इसके देखो कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं ये नए तरह का कोल्ड वार अब स्टार्ट हो गया है, एक तरफ यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज, दूसरी तरफ चाइना प्लस में रशिया। खैर अब इंडिया की डायमेंशन पे आते हैं। अभी हम ये सब इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी अभी हाल ही में रशिया की यात्रा को खत्म करने के बाद आते वक्त ऑस्ट्रिया में भी रुके, उन्होंने ऑस्ट्रिया की भी यात्रा की। 1983 के बाद भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं मोदी जो ऑस्ट्रिया की यात्रा पर गए। उससे पहले 1983 में इंदिरा गांधी ऑस्ट्रिया की यात्रा पर गई थी। अपनी इस विजिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कन्फ्लिक्ट्स में, चाहे वो इजराइल हमास का कन्फ्लिक्ट हो, यूक्रेन रशिया का कन्फ्लिक्ट हो, इन कन्फ्लिक्ट्स में जो सिविलियंस की जानें जाती हैं, इस बारे में अपनी आवाज़ उठाई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इंडिया ने देखो वर्ल्ड को ना बुद्ध दिए हैं, महात्मा बुद्ध दिए हैं, ना कि युद्ध। उन्होंने फिर से इस बात को रिपीट किया कि ये युद्ध का इरा नहीं है, युद्ध प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर सकता, प्रॉब्लम सोल्व होंगी बातचीत से। वैसे देखो दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हुए थे 1949 में, और अब 75 ईयर्स पूरे हो चुके हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हुए, इसलिए यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। अपनी इस विजिट के दौरान ना प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के चांसलर नेहामर से बात की और काफ़ी सारे इश्यूज पे डिस्कशन हुई। जैसे देखो ये जो वार हो रहे हैं ना, इनसे ग्लोबल साउथ पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। जैसे देखो रशिया यूक्रेन वार के कारण ना इंटरनेशनल मार्केट में फूड ग्रेन्स के दाम बढ़ गए, फ्यूल के दाम बढ़ गए, फर्टिलाइजर्स के दाम बढ़ गए। आपने देखा होगा पिछले काफ़ी समय से इंडिया ग्लोबल साउथ की आवाज़ उठा रहा है। ग्लोबल साउथ का जो पक्ष है ना, वो बड़े बड़े मंचों पर इंडिया रख रहा है। तो इस विजिट के दौरान ये तय हुआ कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों मिलकर फ्यूचर ओरिएंटेड बायलैटरल सस्टेनेबल इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप इस्टेब्लिश करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा, देखो ऑस्ट्रेलिया के पास में ना टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ है, उनकी इकोनॉमी मजबूत है, और इंडिया के पास में स्किल है, इंडिया के पास में मार्केट है, इंडिया के पास में स्कोप है। उन्होंने बताया इंडिया के प्रोग्राम्स के बारे में, जैसे मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, जो बहुत सारे सेक्टर्स के लिए है, जैसे सोलर मॉड्यूल्स, मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उन्होंने एक प्रकार से ऑस्ट्रिया की कंपनीज को इनवाइट किया कि वो भारत में आके मैन्युफैक्चर कीजिए। इसके बाद देखो इंडिया ऑस्ट्रिया रिलेशंस को ना थोड़ा ज़्यादा पीछे जाके बताया जाता है, कब कनेक्शन की शुरुआत हुई। 16th सेंचुरी में ना बाल्थाजार स्प्रिंगर, इन्होंने ट्रैवल किया था टाइरो, जो आज के समय में ऑस्ट्रिया में है, यहाँ से इंडिया में ट्रैवल किया था 1505 में थर्ड पुर्तगाली फ्लीट के साथ में। और ऑस्ट्रिया में ना इंडोलॉजी की शुरुआत, इंडोलॉजी मतलब इंडिया के कल्चर, इंडिया के ट्रेडिशन, इंडिया के लिटरेचर के बारे में स्टडी करना, ये सब इंडोलॉजी में आता है। तो ऑस्ट्रिया में इंडोलॉजी की शुरुआत 1825 से लेकर 1920 के बीच में हो गई थी। ये वो पीरियड था जब देखो फिलोलॉजिस्ट जो लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ते हैं और आर्कियोलॉजिस्ट, ये सब काफ़ी ज़्यादा चलन में थे, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे। इतना कोई पूछने वाला है नहीं। और सही बताऊं तो इंडिया ऑस्ट्रिया रिलेशंस के बारे में यूपीएससी पूछेगी, उसकी संभावना भी कम है। अब जिस देश में देखो प्रधानमंत्री 43 साल बाद गए, वो देश उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन पूछने के लिए। लेकिन हाँ, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो मैंने स्टोरी शुरुआत में बताई उसके बारे में। फिर ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, कब चेयर शुरुआत हुई, मतलब इंडोलॉजी की अलग से ना एक डिपार्टमेंट स्टार्ट हो गया था वहाँ पे 1955 में जब आज़ाद हुआ था ऑस्ट्रिया। अब उसका नाम इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशियन तिब्बतियन एंड बुद्धिस्ट स्टडीज़ है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
थोड़ा जल्दी जल्दी बताता हूँ मैं। 1845 में संस्कृत टीचिंग स्टार्ट हो गई थी वीना यूनिवर्सिटी में। ये हमारे कुछ डांसर्स हैं जो परफॉर्म करते हैं वहाँ पे। ऑस्ट्रिया में कुचिपुड़ी के डांसर राजा राधा रेड्डी, मार्शल आर्ट परफॉर्मर्स, देख लीजिए। ऑस्ट्रिया के पहले 2 सैटेलाइट्स ना इंडिया के PSLV C-20 के द्वारा लॉन्च किए गए थे सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से, ये नाम है उनके। वैसे देखो इकोनॉमिक पार्टनरशिप को ना स्ट्रॉन्ग बनाने का पोटेंशियल है। अभी तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर वो इस्टाब्लिश होगा तो ऑस्ट्रिया से कनेक्टिविटी जो है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इंडिया की बहुत सारी कंपनीज रिन्यूएबल एनर्जी, ई-कॉमर्स, फिनटेक में आगे बढ़ रही हैं। अब उनके लिए ऑस्ट्रिया इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे हमारी कंपनीज के द्वारा सर्विसेज दी जा सकती हैं। समझ गए? ये ग्रोइंग सेक्टर है इंडिया में, ई-कॉमर्स, फिनटेक, एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी। तो ग्रोइंग टेक्नोलॉजी का फ़ायदा इंडिया उठा सकता है और इसमें अगर ऑस्ट्रिया की एक्सपर्टीज़ ऐड हो जाए तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया चाइना रिलेशंस से संबंधित है। आपने सिलेबस में GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। M.K. नारायणन का आर्टिकल है। देखो अभी ना 17-18 जुलाई को ना चाइना में 3rd प्लेनम की मीटिंग होगी। ये 3rd प्लेनम क्या है? ये देखो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी की ना 3री मीटिंग होती है। फिर से बोलता हूं, 3rd प्लेनम ये चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी की 3री मीटिंग होती है और ये हर 5 साल में एक बार होती है। वैसे देखो सामान्य तौर पे ये 3rd प्लेनम की जो मीटिंग है ना ये अक्टूबर-नवंबर में होती है, बट इस बार जुलाई 2024 में हो रही है, जो कि अपने आप में अनयूजुअल है। क्या कयास लगाए जा रहे हैं इस मीटिंग में ना? जुलाई में जो ये मीटिंग होगी 3rd प्लेनम की, इसमें अगले 5-10 साल की इकोनॉमिक स्ट्रेटजी डिसाइड होगी। इसी 3rd प्लेनम की मीटिंग में ना 1978 में डेंग जियाओपिंग ने ना चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बुनियाद रखी थी। चाइना में LPG रिफॉर्म्स ना 1978 में आए, जो इंडिया में 1991 में आए थे। तो इसकी नींव 3rd प्लेनम की मीटिंग में रखी गई थी 1978 में। तो ये सिग्निफिकेंस है 3rd प्लेनम की मीटिंग की। देखो पिछले कुछ समय में हुआ ये है, चाइना की इकोनॉमी ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। जब कोविड आया था ना तो चाइना ने ना 0 कोविड की पॉलिसी अपना ली, कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया कई शहरों में। तो इससे ना चाइना की इकोनॉमी पे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, जिससे चाइना की इकोनॉमी अभी पूरी तरह से उभर नहीं सकी है। चाइना के ऊपर डेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट्स ने ना बहुत लोन ले लिया, जिसकी वजह से चाइना पे ओवरऑल डेट यानी कर्ज काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। वर्कफोर्स की कमी है। चाइना की 1 चाइल्ड पॉलिसी के कारण वहाँ पे अब लेबर फोर्स उपलब्ध नहीं है। तो मतलब इकोनॉमी काफ़ी सारे चैलेंजेस से जूझ रही है। इस वजह से लोगों को उम्मीद है कि इस मीटिंग में बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सामने रखे जाएंगे। वैसे भी देखो चाइना ने ना पिछले कुछ सालों में बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए नहीं हैं, लेकिन देखो कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं डेंग जियाओपिंग 1978 में रिफॉर्म्स लेके आ गए, वो सिचुएशन अलग थी, आज की सिचुएशन अलग है। आज की सिचुएशन में ना शी जिनपिंग ये देखो स्टेट पे ना अपना कंट्रोल इंक्रीज करते जा रहे हैं। काफ़ी सारी कंपनीज को इन्होंने दबा दिया, जैसे अलीबाबा कंपनी थी, जैक मा की, टेंसेंट कंपनी थी। इन कंपनीज पे कंट्रोल ज़्यादा है सरकार का। और देखो डेंग जियाओपिंग जब रिफॉर्म्स लेके आए थे ना, तब उन्होंने साफ साफ ये बोला था रिफॉर्म्स की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि 70% चाइना ने ठीक किया है, 30% हमने गलतियां की हैं। उन्होंने अपनी गलतियां मानी थी। बट अभी जो चाइना के राष्ट्रपति है ना शी जिनपिंग, ये अपनी गलतियां कभी नहीं मानेंगे, ये अपनी पास्ट मिस्टेक्स कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि इन्होंने ना माओ के बाद अपने आप को चाइना के इतिहास में ना सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल लीडर बनाया है। और जो लीडर अपने आप को पावरफुल समझते हैं ना, वो कभी अपनी गलतियां नहीं मानते हैं। तो इस वजह से ज़्यादा रिफॉर्म्स आएंगे उसकी संभावना कम है, ऐसे कुछ लीडर्स बोलते हैं। वैसे देखो वेस्टर्न कंट्रीज़ के ना चाइना को लेके पिछले कुछ सालों में काफ़ी सारे कंसर्न्स रहे हैं। जैसे चाइना ना डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाता है, इसके अलावा चाइना एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज अपना रहा है, ताइवान पे फोर्सफुली कब्जा करना चाहता है, साउथ चाइना सी में दूसरे देशों को तंग करता है, एग्रेशन शो करता है,
अपना न्यूक्लियर आर्सनल लगातार इंक्रीज कर रहा है, स्पेस में भी मिलिटराइजेशन कर रहा है। ऐसे तमाम तरह के कंसर्न्स हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के चाइना को लेके। चाइना ने ना हाल फिलहाल में कुछ इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए हैं, जैसे ये इनिशिएटिव्स हैं, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूं। ये देखो, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव। देखो कहीं ना कहीं वैसे चाइना बोलने को कुछ बोलता है कि इन इनिशिएटिव्स का मकसद गरीब देशों को एड प्रोवाइड करना, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, वहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक करना। लेकिन देखो वास्तव में चाइना ना ज़्यादा से ज़्यादा देशों को के ऊपर अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश करना चाहता है, उनको अपने इन्फ्लुएंस में लेना चाहता है। इस वजह से चाइना ने ये इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। बात करें स्पेसिफिकली इंडिया की, इंडिया चाइना रिलेशंस तो देखो खराब हैं 2020 के बाद से ही। बॉर्डर पे अभी भी दोनों देशों की फोर्सेस आमने सामने हैं। तो क्वेश्चन उठता है, क्या डिप्लोमेसी से कोई सोल्यूशन निकल सकता है? एम के नारायणन ये बोलते हैं कि देखो डिप्लोमेसी से सोल्यूशन निकल सकता है। इंडिया अभी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, जबकि चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट काफ़ी डिक्लाइन हुई है। दुनिया भर में इंडिया के दोस्त हैं, एलाइज हैं। अभी भारत के प्रधानमंत्री रशिया की यात्रा पर गए थे। तो इंडिया अगर पीस का इनिशिएटिव लेता है तो इससे ऐसा नहीं है कि इंडिया का वेटेज कम हो जाएगा, इंडिया कमज़ोर दिखेगा, ऐसा नहीं है। 1988 में ना राजीव गांधी चाइना की यात्रा पर गए थे, उस समय रिलेशंस अच्छे हुए और 30 सालों तक शांति रही। 1988 से पहले टेंशन्स थी रिलेशंस में बहुत ज़्यादा। तो उसी प्रकार से देखो एक कोई ऐसा पीस के लिए इनिशिएटिव लिया जा सकता है जिससे रिलेशंस में था आ जाए, थोड़ी नरमी आ जाए और दोनों देशों की फोर्सेस आमने सामने हैं वो डिसएंगेज हो जाएं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया चाइना रिलेशंस से संबंधित। चलते हैं आगे। ये दो क्वेश्चंस देखो आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक तो चाइना की इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी एंड जियोपॉलिटिकल एस्पिरेशंस से संबंधित, और दूसरा फिर ऑस्ट्रिया की न्यूट्रलिटी में इंडिया का क्या रोल है। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको 250 वर्ड्स में देने हैं। pwonlyas.com पे जाके आप इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।